हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2024 का डी कोड करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट मिनट रिवीजन आपकी इसमें अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 2024 का सेट डी पहला भाग जो है हमारा है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान देखिए, पहला क्वेश्चन ही अभिकथन और कारण वाला है। कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। पानी की बूंदों में कारण क्या है? ये ठीक बात है कि भाई इंद्रधनुष कब दिखता है? बारिश के बाद दिखाई देता है। और कहाँ पर दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य हमारी पीठ की तरफ होगा और इंद्रधनुष हमारे सामने होगा, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बारिश के बाद वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं और वो बूंदें जो हैं प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण ये सभी हो जाते हैं और इंद्रधनुष जो है दिखाई देगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन ठीक राइट आंसर है। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये ए का फर्स्ट क्वेश्चन का ए है आंसर। विद्युत धारा का ऐसा एक मात्रक है एम्पियर, बहुत बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? ये प्रकीर्णन के कारण होता है। एक नंबर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा डिटेल में लिखना है तो आप पूरा अच्छे से लिख देना। सूर्योदय के समय जो है सूर्य क्षितिज के निकट होता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इस दौरान जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है उस रंग का परिकीर्णन या बिखराव सबसे ज़्यादा होता है। जैसे नीला रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से अधिक जो है नीले रंग की जो है तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए इसका ज़्यादा बिखराव होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। और जो लाल रंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और इसका परिकीर्णन कम होता है और ये रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, इसलिए हम सूर्योदय के समय सूर्य हमें रक्तताप प्रतीत होता दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आर स्क्वेयर नहीं होगा भाई, वी बी स्क्वेयर हो सकता है, आई भी हो सकता है, पी इजिकल टू वी आई तो होता ही है। तो बी ऑप्शन इसका है जो राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस किस क्या हो सकते हैं? संभवतः क्या है? दोनों अवतल होंगे भाई, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला देखिए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च होने के कारण जो है जो उसका तंतु है वो ज़्यादा तापमान पर पिघलता नहीं है और अगर इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण जो है ऊष्मा अधिक होती है और ऊष्मा अधिक होने के कारण जो है वो तंतु प्रकाश देता है। तो इन दोनों कारण से ही हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं विद्युत लैंपों में। या आपको इंटरनल चॉइस में दूसरा ऑप्शन दे रखी है, न्यूमेरिकल है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, यानी 4 एम्पीयर करंट हो गया, विद्युत धारा आई इजिकल टू 4 एम्पीयर और विभवांतर है 60 वोल्ट के विभवांतर में से जाती है भाई वो। और ये कह रहे हैं विद्युत हीटर, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? जब विभवांतर को हम 120 वोल्ट कर देंगे, 60 से बढ़ाकर 120 कर देंगे, तब विद्युत धारा का मान कितना होगा? 60 पे तो 4 एम्पीयर है और 120 पर कितना हो जाएगा? ये देखिए, V 60 वोल्ट है, I 4 एम्पीयर है, R निकालेंगे तो R ओम के नियम के अनुसार निकलेगा। V इजिकल टू IR होता है, R इजिकल टू V अपॉन I हो जाएगा। 60 जो है V वोल्ट 60 वोल्ट है, I 4 एम्पीयर है, तो काटने के बाद 15 एम्पीयर हो जाएगा। सेकंड केस में जब हमने 60 से 120 वोल्ट विभवांतर बढ़ा दिया जाता तो विद्युत धारा का मान निकालना है। विद्युत धारा का मान भी ओम के नियम के अनुसार निकालेंगे। I इजिकल टू V अपॉन R हो जाएगा। V 120 वोल्ट दे रखा है और जो है R हमारा 15 ओम आया ही था, 15 ओम से 15 से इसको काट देंगे तो 8 एम्पीयर आ जाएगा। इन्हें डबल हो गया
जब 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर था, जब 120 वोल्ट हो गया तो 8 एम्पियर हो गया। तो इससे ओम का नियम भी सिद्ध हो जाता है कि जब विभवांतर का मान बढ़ता है तो विभवांतर और जो विद्युत धारा का मान है वो समानुपाती होते हैं। तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा तो दूसरे का भी घटता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया हमारा इंटरनल चॉइस में, ये 2 नंबर में आप ये कर सकते हो। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा देनी है। ये भी 2 नंबर का है। 1 नंबर का प्रकाश का प्रकीर्णन है, दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये देख लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म धूल के कण प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला होना, इसमें जो है नीला रंग है जो बिखर जाता है सूक्ष्म धूल कणों के कारण, क्योंकि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य कम होती है। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन कम होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडल जो है विभिन्न परतों का बना होता है और उनका घनत्व अलग अलग होता है। जब प्रकाश की किरण इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसका रास्ता सरल रेखा न होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसे जो है प्रकाश की किरण सीधी न चलकर टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जिस कारण हमें जो है जो तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? जब वही विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तब ही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये ध्यान रखना है। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो ही जो आरोपित बल होगा चालक पर वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगला क्वेश्चन है कि ये 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? इसमें इस 8वें क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है, या तो ए भी भाग करना है आपको, ये 3 नंबर का है, या फिर एक दे रखा है भूसंपर्क तार वाला, या आपको ये करना है। तो देख लेते हैं क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ पर अगर हम दिक्सूचक सुई को रख देंगे तो वहाँ उसकी जो सुई की दिशा है वो कभी भी 2 दिशाओं की तरफ संकेत नहीं करती, और इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करती। एक ही दिशा की ओर करेगी, 2 दिशाओं की ओर करेगी तो वह संभव हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन क्या है? भूसंपर्क तार वाला है, इंटरनल चॉइस है, आपको ये वो उन दोनों में से कोई एक कर लेना। भूसंपर्क तार क्या होता है? जब हम घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर अगर धातु की प्लेट से जोड़ देते हैं उस तार को तो वो भूसंपर्क तार कहलाता है। यानी कि धातु की प्लेट धरती में नीचे होती है गहराई पर, उसके साथ हम तार को जोड़ देते हैं तो उसको भूसंपर्क तार कहेंगे। और वो भूसंपर्क तार जो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उन विद्युत साधित्रों में करते हैं जो धातुओं के बने होते हैं, जैसे कि विद्युत टोस्टर हो गए, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर, ये सभी जितने भी हैं इनमें भूसंपर्क तार का सुरक्षा युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु के आवरण से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए बहुत कम प्रतिरोध का पथ प्रस्तुत करता है। इससे क्या होता है? साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण नहीं हो पाता, और साधित्र का विभव जो है भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, और साधित्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। ये भूसंपर्क तार था। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये कारक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिरोध के। देखिए, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, और इसका मात्रक होता है ओम होता है। और इसका जो प्रतिरोध है वो कारक हैं जिन पर निर्भर करता है। ये है चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति। तो ये इस तरह से इसका हो जाएगा प्रतिरोध वाला। ये 3 अंक का क्वेश्चन है।
अगला है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा बनाता है, प्रतिबिंब सीधा बनाता है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये न्यूमेरिकल है, ये भी देख लीजिए। अवतल लेंस द्वारा हमेशा ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो v-10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। बिंब दूरी निकालनी है u। लेंस सूत्र में पता होना चाहिए v 1/v - 1/u = 1/f। और हमें बिंब दूरी निकालनी है यानी 1/u निकालना है, तो 1/u = 1/v - 1/f हो जाएगा। और बराबर में v हमारा दे रखा है -10, तो 1/-10 हो जाएगा। f हमारा -15 है, तो माइनस में 1/-15 हो जाएगा। तो ये इस तरह से एलसीएम लेकर हम इसको निकाल देंगे, तो जो u आया है बिंब दूरी है जो है -30 सेंटीमीटर आई है। हमेशा याद रखना जो कि u है होता है या वस्तु दूरी या बिंब दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। और इसका आवर्धन निकालेंगे तो m = v/u हो गया। m = v तो दे रखा है -10 सेंटीमीटर है, और u अभी निकाला है -30 सेंटीमीटर। ये कटने के बाद 1/3 आ जाएगा, और या फिर प्लस अप्रोक्स 0.33 हो जाएगा। यहाँ धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल कर लेना भाई। ये न्यूमेरिकल जो है ये 3 नंबर में है, यानी कि जो हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा 5 नंबर का है। 1 नंबर का 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वो हमने कर लिया है, दूसरा भी हो गया है 3 नंबर का। अब जो तीसरा पार्ट सी है इसमें दर्पण सूत्र पूछा है। ये भी बार बार पूछे जाते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। या 5 नंबर में ऑप्शन दे रखी, या तो आप ये ऊपर वाला कर सकते हैं या आप नीचे वाला करना है। हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों? 2 नंबर में है, ये देखिए दे रखा है। हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और ये दर्पण जो होते हैं बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए जो है इन दर्पणों का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, और ये इसलिए इनका जो है व्हीकल में वाहन में इस्तेमाल करते हैं ताकि ड्राइवर जो है सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। अगला हमारा जो है प्रकाश का अपवर्तन है, क्या है? 3 नंबर का है, इसके नियम लिखने हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके नियम क्या हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदा एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म हेतु आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। sin I/sin R = स्थिरांक। ये जो है ये क्वेश्चन जो है स्नेल के अपवर्तन के नियम के से भी आ सकता है कि स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, तो आपको ये दूसरा नियम लिख देना है उसमें आंसर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया हमारा वाहनों वाला भी। ये 2 पार्ट हो गए हैं, ए बी सी, यानी कि पूरा हमारा जो है भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है वो कथन और अभिकथन और कारण का है। तो पूछ रखा है भाई, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है, दूसरा हो जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। ये दोनों बातें ठीक हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो भाई धातु है और कमरे के ताप पर द्रव है तो सिर्फ पारा ही होती है, तो पारा आंसर आ जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन है। आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं धन और ऋण आयनों से बने होते हैं, और धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, और इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं।
तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है। तो ये भी अच्छे से याद कर लेना, ये भी बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। H की उपस्थिति में ही अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगर जल अनुपस्थित होगा तो उसमें जो अम्ल होते हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते, जिस कारण वह अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाते। अगला है विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe+CuSO4, तीर का निशान FeSO4+Cu, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देने हैं और इसमें इंटरनल चॉइस है भाई, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में भी भेद करना है या फिर हमें ये करना है उभयधर्मी ऑक्साइड वाला। तो देख लेते हैं दोनों को। उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हों उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वो माने दोनों धर्म निभाने वाले हों, यानी लवण का भी काम कर सकते हैं और क्षार का काम भी कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हमने करना है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर देख लेते हैं। ये देखिए धातु अधातु में रासायनिक अंतर। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं और अधातु जो है अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। धातुएं पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती है इसलिए उपचायक का काम करती हैं, अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है इसलिए अपचायक का काम करती है। तो ये हो गया अंतर हो गया इसमें क्वेश्चन में। तो ये जो है 18वां क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का है, ये कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए। आपके पास 2 विलन है ए और बी। विलन ए का pH 6 है, विलन बी का 8 है। तो आपको बताना है किस में HN सबसे अधिक है, दोनों में से किस में HN अधिक है और कौन सा इनमें से कौन अम्लीय और क्षारीय है। देख लीजिए, विलन को ऐसे लिख लेंगे ए बी, pH लिख लिया 6 और 8। प्रकृति कैसी है पूछी है, 7 से कम वालों की प्रकृति अम्लीय होती है, pH 7 से ऊपर वालों की प्रकृति है जो क्षारीय होती है। तो 6 वाला अम्लीय हो गया और 8 वाला क्षारीय हो गया। अब ये भी पूछा है कि किस में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होती है। तो ए विलन जिसका pH ज़्यादा था उसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए अब ये हमारा 20वां क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है और इसमें भी इंटरनल चॉइस है। तो ये जो पहले वाला कार्बन वाला ये 2 ही नंबर का है, फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये 3 नंबर की हैं। देख लेते हैं। जो ये कार्बन और उसके यौगिक होते हैं वो उनका जो है उसमें मान बहुत अधिक होता है और ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका भंडारण परिवहन भी आसान है, इसलिए इसका जो है कार्बन और इनको उसके यौगिकों का उपयोग आग इसमें ईंधन के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देख लीजिए। ये देखिए एथेनोइक अम्ल की देखिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, CH3COOH लिख लिया, फिर इसको ऐसे फैला के लिख लेंगे संरचनात्मक सूत्र में। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में और 4 इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी करता है। और किस किस के साथ करेगा, पहला कार्बन ने तो साझेदारी कर ली भाई, 3 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 कर ली दूसरे कार्बन के साथ। अब दूसरे कार्बन ने क्या किया है, पहले कार्बन के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ही, एक जो है 2 ऑक्सीजन है इसके पास, 1 ऑक्सीजन के साथ तो दो आबंद बना रहा है और 1 ऑक्सीजन के साथ OH वाले ऑक्सीजन के साथ
एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन की C के साथ है और एक की H के साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो ये कम हो जाएगा। अगला है H2S है। H2S में देखिए, इसको ऐसे लिख लेंगे तो जो सल्फर होता है उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? हाइड्रोजन के साथ उसने साझेदारी कर ली और इस तरह से इसके आबंध बन गए। अगला प्रोपेनॉन देखिए, CH3COCH3 इसका फार्मूला है। इसको भी हम ऐसे फैला के लिख लेंगे। तो पहला कार्बन जो है उसके 3 तो इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। जो कार्बन के 4 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 तो हाइड्रोजन के साथ कर लेंगे। एक कार्बन की अगले कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो है साझेदारी हो जाती है। फिर इसकी जो C है, दूसरे नंबर वाला C है, इसके जो है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ एक इसकी पहले कार्बन के साथ थी और एक तीसरे कार्बन के साथ इसकी क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। तो इस तरह इसके चारों हो जाएंगे। फिर इसमें जो है लास्ट वाला तीसरा जो है, इसके जो है 3 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के, वो 3 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेता है और एक जो है दूसरे कार्बन के साथ साझेदारी कर रखी है। तो इस तरह से तीनों के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आप दर्शा सकते हैं। अगला था समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है और इसका उदाहरण भी देना है। समजातीय श्रेणी हाइड्रोकार्बन होगी, क्योंकि ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण है जैसे मेथेन से एथेन, एथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन। हर एक जब एक से ऊपर जाते हैं तो उसमें जो ऊपर जा रहा है उसके जो उसमें अंतर होता है, CH2 ज़्यादा होते हैं पहले वाले से, CH2 का एक अंतर होता है। और एथेन से प्रोपेन में भी देख लो आप, CH2 का ही अंतर है। CH2 का आणविक द्रव्यमान होता है 14U, यानी कि ये 14U का भी इसमें अंतर आ जाएगा और CH2 का एक तो अंतर है ही। इस तरह से इसका उदाहरण दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल B भाग है इसका, 3 नंबर का, वो 2 नंबर का था। एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया लिखिए। ये देखिए, जो क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट है या अम्लीकृत पोटेशियम परमंगनेट है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो अल्कोहलों को ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वो ऑक्सीकारक का काम करते हैं। जब उन अल्कोहल को ऑक्सीजन मिल जाती है, एथेनॉल को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो एथेनॉइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और क्षारीय KMnO4+ ऊष्मा उत्प्रेरक इस्तेमाल करना है या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट करना, दोनों एक साथ नहीं करने। इन दोनों में से एक ही अभिक्रिया में इस्तेमाल करना है, ताकि ये ऑक्सीजन एथेनॉल को ऑक्सीजन दे दे और एथेनॉल जो है एथेनॉइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब है हमारा खंड से स्टार्ट हो गया है, जीव विज्ञान भाग, तीसरा भाग शुरू हो गया है। पहला अभी कथन और कारण वाला है। विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है। ये दोनों ही ठीक है। तो जो R है इस A की व्याख्या भी करता है, तो AR दोनों सत्य है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ना है, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। मानव में अवटु ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है? आयोडीन जरूरी होती है भाई। और आहार श्रृंखला बताइए कौन है 24 में? इसमें घास, बकरी, मानव आ जाएगा। B ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। 25 में बताना है कौन मानव जनतंत्र का भाग है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका है, तो C ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। डिम्बाणु भी नहीं है, तो C आंसर आ जाएगा इसका, D शुक्रवाहिका। 26वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे पादप हार्मोन का नाम लिखें जो वृद्धि का संदमन करता है। अप्सर C कमल हो जाएगा। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखिए, यौवनारंभ में कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में समान होते हैं। शरीर के कुछ नए भागों जैसे काख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल कुछ आ जाते हैं और उनका रंग गहरा हो जाता है। पैर, हाथ और चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है।
मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। लड़कियों में परिवर्तन, इनके स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। स्तनागर की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है और इस समय लड़कियों में रजोधर्म भी होने लगता है। तो ये आप लिख सकते हैं, सिर्फ लड़कियों में पूछे हैं, 2 नंबर में है। अब अगला है, इसमें इंटरनल चॉइस है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। 3 नंबर का है। इंटरनल चॉइस में मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण का है। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। देखिए, मेंडल ने क्या है ये बताया था कि लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, और इसका अध्ययन करने के लिए मेंडल ने मटर के 2 विकल्पित जोड़ों का संकरण करवाया। उसने गोल और हरे तथा झुर्रीदार और पीले बीजों के बीच संकरण करवाया। F1 संतति में सभी गोल और पीले बीज उत्पन्न हुए। फिर मेंडल ने F1 संतति के बीच स्वपरागण कराया और F2 संतति में कुछ पौधे गोल और पीले थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और पीले थे, कुछ पौधे जो हैं गोल हरे थे, कुछ पौधे झुर्रीदार हरे थे। F2 पीढ़ी में देखो कितने नए संयोजन देखने को मिले हैं, नए संयोजन देखने को मिले हैं। इसका मतलब है जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसका दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि गोल और झुर्रीदार लक्षण तथा पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, गोल हरे बीज ले लेंगे, जनक हो जाएंगे हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई हरे के लिए, झुर्रीदार व पीले बीज स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए, कैपिटल वाई पीले बीज के लिए। फिर इनके युग्मक बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब F1 संतति में सारे के आगे राउंड येलो आगे नहीं है, सभी गोल पीले हो गए। तो F1 संतति में प्रभावी लक्षण जो था गोल और रंग था पीला। अब इनका स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाने पे देखिए युग्मक क्या बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों एक जैसे ही गैमेट बन गए। तो हम चक्कर बोर्ड बना लेंगे, एक तरफ नर के गैमेट लिख लेंगे, एक तरफ मादा के लिख लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो 9 है वो तो गोल पीले आ जाएंगे। देखिए 9 है गोल पीले आ जाएंगे, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा, यानी नए कॉम्बिनेशन संयोजन देखने को मिले हैं। इसका मतलब है लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। देखिए एक गोल पीला, दूसरा तीसरा गोल पीला, चौथा गोल पीला, 5वां गोल पीला, और भाई ये 6ठा गोल पीला ये वाला, ये 7वां गोल पीला, 8वां गोल पीला, फिर ये देखिए इधर 9वां गोल पीला। ठीक है, फिर यहाँ देखिए गोल हरा एक है, दूसरा यहाँ पर गोल हरा है, और तीसरा यहाँ पर ये वाला गोल हरा है। अगला देखिए ये जो है झुर्रीदार पीला है, ये एक झुर्रीदार पीला, फिर झुर्रीदार पीला दूसरा, फिर झुर्रीदार पीला तीसरा, ये 3 झुर्रीदार पीले हैं। सबसे लास्ट कोने में जो ये नीचे है ये झुर्रीदार हरा है। जो यह प्रभावी लक्षण होते हैं यानी कि ये इकट्ठे हो जाते हैं तब ये अपना जो है प्रदर्शन कर पाते हैं, एक्सप्रेशन कर पाते हैं। इससे अगला है हमारा मानव में, इसका इंटरनल चॉइस में था आपको या तो ये मेंडल वाला करना है, ये मानव में लिंग निर्धारण वाला करना है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े कायिक या लिंगी गुणसूत्र होते हैं, 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और नर में XY होते हैं। संतति में मादा से सिर्फ X गुणसूत्र ही आता है और पिता से अगर Y आ जाता है तो संतान जो है नर होगी, अगर पिता से X आ जाता है तो संतान मादा होती है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों से होता है। इसका आप ये इस तरह से बता सकते हैं, जनक है जैसे मादा XX होगी, नर XY हो गया, युग्मक XX 2 अलग बन गए, नर के X और Y बनते हैं। फिर इसको F1 संतति में देखिए 50% तो है मादा बन गई और 50% नर। इससे पता चलता है कि नर के जो गुणसूत्र हैं ये युग हैं, यही जो है बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है। अगला था पुष्प वाला है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुंकेसर, पहला पुंकेसर है, दूसरा है स्त्री केसर, तीसरा है बाह्य दल, तीसरा पंखुड़िया या दल हो गया, चौथा बाह्य दल हो गया। परागकोश जो पुंकेसर है वो नर जननांग होता है फूल का, और इसमें 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं, बीच में जो होता है वो होता है स्त्री केसर, मादा का, इसका मादा जननांग होता है पुष्प का। सबसे
ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, फिर नीचे है उभरा हुआ भाग अंडाशय है। वर्तिकाग्र पर परागकण आकर गिरते हैं, वर्तिका पराग नलिका के बनाती है, युग्मक को लेके आती है नीचे अंडाशय तक। अंडाशय जो है निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाता है। बीजांड जो होते हैं ये बीज में विकसित हो जाते हैं। पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं और कीटों को आकर्षित करती है जो कि परागण में सहायता करती हैं। बाह्य दल जो है ये बाहर हरे रंग के होते हैं। ये बाह्य दल जो है ये क्या करते हैं, जब फूल कली की अवस्था में होता है तो इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये आप इस तरह से चित्र बना सकते हैं। लास्ट हमारा आ गया है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 2 में दे रखे ए और बी भाग। चित्र 3 नंबर में है और परिस्थितियाँ 2 नंबर में है। देख लेते हैं। ये मानव पाचन तंत्र देखिए, ऊपर है मुख गुहा में लार निकलती है, लाला ग्रंथियों से लार आती है और जीभ क्या करता है, भोजन को और लार को मिक्स कर देती है। वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। एमिलेज एंजाइम पाचन में करता है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। फिर ग्रसिका है, फिर अमाशय है। अमाशय में जठर ग्रंथि होती है जो HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन के जीवाणुओं को मारता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। अम्लीय माध्यम में श्लेष्मा जो है अमाशय की आंतरिक भित्ति की HCl से सुरक्षा करता है। पित्ताशय देखिए, पित्ताशय ये यक अर्थ है, एक अर्थ के अंदर पित्ताशय होता है। पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है जो वक्की वसा के पाचन में सहायता करता है और माध्यम को अम्लीय क्षारीय बनाता है। छोटी आंत में अग्नाशय देखिए, अग्नाशय से भी ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। फिर छोटी आंत से देखिए, छोटी आंत यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। ये बड़ी आंत हो गई। छोटी आंत पूरा पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट तो टूट जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये मलाशय है, गुदाद्वार है। इस तरह से आप इसमें 3 अंक ले सकते हैं। इसके अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ देखिए। स्वपोषी पोषण होता क्या है, वह पोषण की विधि होती है जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों CO2 H2O का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं? CO2 वायुमंडल से CO2 होगी, ये वायुमंडल में 0.03% होती है तो रंध्र द्वारा पत्ते के अंदर आ जाती है। पानी और खनिज लवण जो हैं वो जड़ से जो हैं जड़ लेके आती है मिट्टी से और ऊपर जो जाइलम लेके चला जाता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपस्थित हरित लवक में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। जो लास्ट में बनता है वो कार्बोहाइड्रेट और मंड के रूप में संचित हो जाता है और ऑक्सीजन बनती है वो पत्तियों से रंध्रों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये आप तो या तो ये 2 कर सकते हो या इंटरनल चॉइस में दे रखा है वायवीय अवायवीय ऑप्शन में के अंतर 3 और भोजन में पाचन की लार की भूमिका। देखिए अंतर क्या है। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है जिस अधिक मात्रा भी निकलती है ऊर्जा की और CO2 और पानी बनता है। इसमें जो है ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है जिससे कम मात्रा में ऊर्जा होती है। अल्कोहल जो है ईस्ट में जो है इथेनॉल बनता है और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। इससे अगला लास्ट जो क्वेश्चन है मुख लार की भूमिका है पाचन में। जो लार है लाला ग्रंथियों से निकलती है। लाला ग्रंथि जो है मुख में जो है भी जीभ क्या करती है, भोजन को लार को मिक्स कर देती है। मिक्स होने के बाद जो लार में एमिलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देती है। कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु होता है और जो शर्करा होता है वो सरल अणु होता है। तो एमिलेज या टाइलिन एंजाइम जो लार में होती है वो इसको कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। यहाँ लगभग 30% जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होता है। इसलिए हमें जो है भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ मुख हुआ में जो होना वो कंप्लीट हो जाए। आगे जाके उस पर आगे दूसरे अंगों पर आहार न लिखे, दूसरे अंगों पर इसका वजन ना पड़े। तो हमें 32 बार चबा चबा कर भोजन को खाना चाहिए। देखिए अब हमारा जो है 2024 का सेट डी कंप्लीट हो गया है। हमने जो है 2016 से स्टार्ट कर रखे हैं और 2016 से लेकर 2024 तक की सभी वीडियो की आपके लिए 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमने प्ले लिस्ट का लिंक इसमें डाल दिया है। आप सभी वीडियो को देखकर अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं
और अच्छे लास्ट मिनट रिवीजन, यानी आप सारा तुरंत याद कर लेंगे और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें टू द पॉइंट लिखना भी आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, वो अच्छे से पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो, और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट के लिए आप जो है नोटिफिकेशन का आइकन बटन दबाना अगली वीडियो के देखने के लिए। और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, कल लेके आएंगे। उसमें हम 2024 का सेट 1 जो विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए है वो लेके आएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करिए, 10वीं परीक्षा में मेरिट में आइए।